नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज़ पढ़ रहे हैं और उस सीरीज़ में अभी हम लोग भूगोल के विषय को पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी उसमें हम लोग क्लास 6 के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 जो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, सौरमंडल में पृथ्वी। तो अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं, याद कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़े थे उसमें। तो हम लोग पढ़े थे खगोलीय पिंड के बारे में, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे स्टार के बारे में यानी कि तारा के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कॉन्स्टलेशन के बारे में यानी कि नक्षत्र मंडल और तारामंडल के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं द सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े हैं प्लैनेट्स को, ग्रह को और सन को, सूर्य को पढ़े हैं। ठीक है, अब आगे आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, मून के बारे में, जो मतलब सैटेलाइट है अर्थ का, उसके बारे में। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कुछ होते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रॉयड के बारे में, क्षुद्रग्रह के बारे में, मीटेरॉइड्स के बारे में, उल्कापिंड के बारे में और गैलेक्सी के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गैलेक्सी मतलब मंदाकिनी। अब जो है हम लोग एक चीज़ पिछले वीडियो में छोड़ दिए थे, एक चीज़ उसको कवर अप नहीं किए थे इस पैराग्राफ को। इसमें बताया गया है कि जो प्लूटो है वो अगस्त 2006 से पहले ग्रह में काउंट होता था। मतलब हम लोग जब बचपन में पढ़े थे तो 9 ग्रह पढ़े थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन अभी क्या है, अगस्त 2006 के बाद वो ग्रह 8 हो गया है। मतलब अब हम लोग प्लूटो को ग्रह नहीं मानते हैं। एक मीटिंग हुआ था अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा, और उसमें डिसीजन लिया गया था कि प्लूटो इतना बड़ा नहीं है कि हम उसको ग्रह कहें, इसलिए उसको बौने ग्रह के कैटेगरी में रखा गया, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। तो अगस्त 2006 के बाद से हम लोग जो है प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखे हैं, बौना ग्रह की कैटेगरी में रखे हैं, और जो है 8 ग्रह सोलर सिस्टम में तब से माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ व्हाइट बोर्ड पर आप देखिएगा, कुछ टर्म्स है उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो टर्म्स है ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी की उत्पत्ति कैसे हुआ, ज्योग्राफी का नाम जो है वो ज्योग्राफी क्यों पड़ा। तो देखिए ये ज्योग्राफी है, ठीक है। ये ज्योग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, लेकिन ये कहीं से इंग्लिश वर्ड है, जो काफ़ी इंग्लिश वर्ड है, जो दूसरे लैंग्वेज से उठाया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से उठाया गया है। इसमें जी और ये ग्राफिया, जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, मतलब पृथ्वी का विवरण। मतलब ये ग्रीक भाषा का वर्ड है ज्योग्राफी, और इसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक भाषा से उठाया गया है और उसका मतलब होता है पृथ्वी का विवरण। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी कहाँ से उठाया आपको पता चला, ज्योग्राफी है जो ग्रीक भाषा से उठाया गया है, और ज्योग्राफी का ग्रीक भाषा में जो मतलब होता है वो होता है पृथ्वी का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ज्योग्राफी कहाँ से उठाया गया। और कुछ टर्म्स है जिसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। तो जियोलॉजी, ठीक है, तो ये जियोलॉजी क्या है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ये भी 2 ग्रीक भाषा से बना हुआ है, जियो और लॉजिया। ठीक है, इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। ठीक है, पृथ्वी का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है, ये जियोलॉजी है, इसको जूलॉजी से कंफ्यूज मत कीजिएगा। जूलॉजी होता है, जूलॉजी जो होता है ये होता है जीव विज्ञान। जूलॉजी क्या होता है, जीव विज्ञान होता है, और ये है जियोलॉजी, इसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो जूलॉजी है ये जीव विज्ञान है, इसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जितने भी सजीव जीव जंतु हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये यहाँ से हम लोग जान गए। अब एक चीज़ और है जो अक्सर कन्फ्यूजन में होता है, वो है ज्योग्राफी और जियोलॉजी। देखिए जो ज्योग्राफी है ये है ज्योग्राफी, और यहाँ हम लोग ले लेते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी, ये ज्योग्राफी और ये जियोलॉजी है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूगोल। ठीक है, और इसको बोलते हैं भूविज्ञान। ठीक है, तो ज्योग्राफी को बोलते हैं भूगोल और इसको बोलते हैं भूविज्ञान।
ठीक है। ये तो कि दोनों दो डिफरेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी के अंदर में जियोलॉजी आता है। बहुत बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि दोनों जो है, ये जो ज्योग्राफी है उसी का एक पार्ट जियोलॉजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी एक अलग विषय है और जियोलॉजी एक अलग विषय है। इसमें जो है ज्योग्राफी में हम लोग जो है अर्थ के ऊपरी सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ये अर्थ है तो इसको जो बाहर का सतह देख लेते हैं ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में है ना, जो बहुत सारा लोकेशन होता है अर्थ का, उसके बारे में पढ़ते हैं। सी माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद बहुत सारा जो कंट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन का एक्टिविटी यहाँ पे क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है, इसके ऊपर में जो भी चीज़ घटित होते रहता है उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सी के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं, जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो वेरियस प्लेसेस है, वेरियस प्लेसेस जो है अर्थ पे, उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग जो है जो कंट्री है वर्ल्ड का, बहुत सारे कंट्री है वर्ल्ड के, उसके बारे में पढ़ते हैं। कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेसिकली, और जो इस पे ह्यूमन एक्टिविटीज हो रहा है उससे वो जो है कंट्री, क्लाइमेट, सॉइल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जबकि अगर जियोलॉजी का बात किया जाए तो जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ का जो है विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री से देखते हैं कि अर्थ का विकास कैसे हुआ होगा, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ का जो हिस्ट्री क्या है, और रॉक का एज क्या है, अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग जो है जियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ है, जियोलॉजी और ज्योग्राफी। जियोग्राफी में हम लोग जो है अर्थ के सतह के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जितने माउंटेन कंट्रीज जो वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बारे में जानते हैं कि ह्यूमन जो है, जो आदमी है, जो पॉपुलेशन है, जो कंट्री है, जो सॉइल है, जो क्लाइमेट है, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जबकि जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के अंदर के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो है रॉक का जो एज है उसके बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का स्ट्रक्चर कंपोजिशन क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ है। तीसरा चीज़, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, ज्योग्राफी अलग चीज़ है और जियोलॉजी अलग चीज़ है और जूलॉजी अलग चीज़ है, ठीक है। जूलॉजी तो जीव विज्ञान हो गया, जियोलॉजी और जियोग्राफी में डिफरेंस है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्योंकि दोनों में हम लोग अर्थ का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। हमको भी कन्फ्यूजन होता था कि ये ज्योग्राफी और जियोग्राफी जो है जियोलॉजी का जियोलॉजी जो है ज्योग्राफी का एक पार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। चलिए ये जान गए। देखिए तो अब हम लोग जान गए ज्योग्राफी के बारे में और जियोलॉजी के बारे में। एक और टर्म है, उसको जूलॉजी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या जाने, जियोग्राफी के बारे में जान गए कि ज्योग्राफी क्या है और जियोलॉजी क्या है, ये भी जान गए, ठीक है। और ये जूलॉजी क्या है ये भी जान गए, ठीक है। ये है जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, भूविज्ञान, और ये क्या है, भूगोल, ठीक है। तीनों तीन चीज़ है। अब एक चीज़ अब जानते हैं और कि एक टर्म और है जियोइड। ये जियोइड क्या होता है, पृथ्वी का शेप, पृथ्वी का आकार को हम लोग जियोइड बोलते हैं। पृथ्वी का आकार, इसको हम लोग बोलते हैं जियोइड। तो इसमें क्या है, देखिए हमारा पृथ्वी जो स्फेरिकल शेप का नहीं है, ऐसे स्फेरिकल शेप का नहीं है। इस एनसीईआरटी में बताया गया है कि ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इसलिए इसको स्फेरिकल शेप का नहीं बोलेंगे, जियोइड शेप का बोलेंगे। लेकिन देखिए हमारा पृथ्वी से पोल पे जो है वो पचका हुआ नहीं है, ये और भी है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है हमारा पृथ्वी, गड्ढा ऊंचा बहुत है इसमें, ठीक है। तो जो हमारा पृथ्वी गड्ढा ऊंचा है, ये जो है इसके कारण क्या है, ये जो है पूरा शेप जो है इसका स्फेरिकल टाइप नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जियोइड का शेप, ठीक है। कहीं पर्वत के कारण ऊंचा है, समुद्र के कारण गड्ढा है, ऐसा कुछ शेप है हमारे पृथ्वी का, इसलिए जो है जियोइड शेप का कहलाता है। पृथ्वी का शेप को हम लोग बोलते हैं जियोइड। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। तो अर्थ क्या है, तो एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बता डिस्क्रिप्शन करते हैं कि अर्थ क्या है। तो देखिए, द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ के बारे में जैसे कि मैंने आपको सोलर सिस्टम बताया था कि अर्थ जो है तीसरा सबसे नज़दीक वाला सूर्य का ग्रह है, प्लैनेट्स है। इट्स साइज इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। देखिए
ये जो है साइज में, आकार में जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे पहला ग्रह जो सबसे बड़ा ग्रह जो है, सबसे बड़ा साइज में जो ग्रह है वो है हमारा जुपिटर। जुपिटर क्या है, बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारा सबसे बड़ा साइज में है, और सबसे छोटा साइज में हमारा है मरकरी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ कौन से कितने का साइज क्या है, कितना पोजीशन है साइज के अनुसार सोलर सिस्टम में, तो बता सकते हैं 5th पोजीशन है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा आकार में, सबसे बड़ा साइज में जो है वो कौन सा ग्रह है, तो वो है जुपिटर। और सबसे छोटा साइज में जो ग्रह है प्लैनेट्स है वो है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। ठीक है, तो इस चीज़ों को याद रखना है। सिंगल वर्ड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी छोटे काफ़ी एग्जाम्स में, सिंगल वर्ड्स क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी काफ़ी एग्जाम्स में, तो वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड शेप। तो ये अभी अब मैंने आपको बता दिया, जियोइड मीन्स होता है अर्थ लाइक शेप। इन सब चीज़ों को आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अर्थ पे जो है, अर्थ को बताया गया है कि ये जो है हमारा अर्थ जो है वो है एक अद्भुत ग्रह है। ठीक है, यूनिक प्लैनेट है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज, यहाँ पे देखिए, इट हैज वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। अर्थ के पास क्या है, वाटर है और एयर है, पानी है और जल है। ठीक है, और पानी है और हवा है। तो पानी और हवा में कौन सा हवा है, तो लाइफ सपोर्टिंग हवा है। कौन सा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, लिविंग बींग्स के, हम लोगों का सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। तो अर्थ के पास क्या है, पानी हवा है, और हवा में जो है देयर है लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, और हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। इसलिए जो है ये अर्थ है जो यहाँ पे जो है हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, लिविंग जीव जंतु। सोलर सिस्टम में और ऐसा कोई ग्रह अभी तक नहीं पाया गया है जहाँ पे लोग सर्वाइव कर सके, सिर्फ अर्थ ही है जहाँ पे लोग सर्वाइव कर सकते हैं, जीव जंतु पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अर्थ पे हवा और पानी पाया जाता है, इससे जीवन संभव हो पाया है पृथ्वी पे। इसी के कारण इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट, अद्भुत ग्रह। यूनिक प्लैनेट किसको कहते हैं, यूनिक प्लैनेट और अद्भुत ग्रह कहते हैं अर्थ को सोलर सिस्टम में। ठीक है, फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। अब क्या है, यहाँ से हम लोग मून को देख रहे हैं, अब हम लोग मून पे जाकर अर्थ को देखेंगे तो अर्थ भी जो है ना हम लोग का रात को चमकता हुआ नजर आएगा। ये मैंने आपको बताया था, ग्लो करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो सन से लाइट लेता है फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये क्या है, अगर ऊपर से आप देखेगा ना तो अर्थ आपको ब्लू नज़र आएगा। तो ब्लू क्यों नज़र आता है, क्योंकि इसका जो है ना 2/3 भाग जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है, इसलिए ब्लू नज़र आता है। आप ऐसे समुद्र के पास जाकर देखिए, समुद्र को थोड़ा सा दूर देखिए, पूरा समुद्र के आगे देखिएगा तो ब्लू नज़र आएगा। कभी आप सी बीच गए हों या कभी ओशंस के पास गए हों तो वहाँ पे आप जाकर देखिएगा तो देखिएगा कि पूरा समुद्र जो है वो आपको समुद्र का आगे जितना भी हिस्सा देखिएगा ब्लू ब्लू नज़र आता है। ठीक है, तो सोचिए कि जब यहाँ से थोड़ा सा दूर देखते हैं तो खाली ब्लू ब्लू नज़र आता है। छत आप जब चांद पर से जब देखिएगा अर्थ को तो सिर्फ पानी है, तो सिर्फ पानी होने के कारण क्या है, वो वहाँ से आपको पूरा ब्लू ब्लू नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो है नीला ग्रह भी बोलते हैं इसको। अब हम लोग एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डू यू नो में एक चीज़ दिया हुआ है। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना आपको भूल गया, वो ये है कि एक और चीज़ होता है, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ये होता है खगोल शास्त्र और खगोल विज्ञान। क्या होता है, खगोल शास्त्र और खगोल विज्ञान। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, खगोल शास्त्र और खगोल विज्ञान। इसमें जो है ना हम लोग अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। अंतरिक्ष में क्या क्या है, जैसे सन के बारे में, मून के बारे में, खगोलीय पिंड के बारे में, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी है अंतरिक्ष में या फिर जो भी ब्रह्मांड में सेलेस्टियल बॉडी है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में। और जो इसके वैज्ञानिक होते हैं, जो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है, जो खगोलीय बॉडीज़ को और उसके मूवमेंट को पढ़ते हैं, वैसे वैज्ञानिक को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्ट्रोनॉमर। उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर। और इंडिया का जो सबसे पहला एस्ट्रोनॉमर था, इंडिया का जो पुराना प्राचीन एस्ट्रोनॉमर था, फेमस एस्ट्रोनॉमर थे, वो हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन इंडिया का, प्राचीन भारत का पुराना जो है एस्ट्रोनॉमर, खगोल शास्त्री जो है हमारे, वो हैं आर्यभट्ट। एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में बोलते हैं खगोल शास्त्री। ठीक है, और वो बताए थे कि मून और जो अर्थ है वो जो है उनका अपना हीट और लाइट नहीं है, वो चमकते हैं सन के हीट और लाइट को रिफ्लेक्ट करके। ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड सनलाइट के कारण चमकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा लाइट है, यहाँ पे बताया गया आर्डुइनो में कि लाइट है जो ट्रेवल करता है वो उसका स्पीड है ट्रेवल करने का 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारा राजधानी एक्सप्रेस है, ठीक है, जो इंडिया में बहुत तेज़ चलता है, वो 140 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से चलता है, 150-160 किलोमीटर तक चल सकता है। तो क्या वो इतना स्पीड से चलता है, तो वो जो है अब देखेंगे प्लेटफॉर्म के पास से गुजरता होगा, जिस स्टेशन को उसका स्टॉपेज नहीं वहाँ से देखते होंगे इतना रफ्तार में गुजरता है कि पता नहीं चलता कि एक बार पार हो गया, धुआं धूल उड़ा से पार हो जाता है। ठीक है, पैसेंजर को देखिए थोड़ा स्लो स्लो चलता है, तो जब 140 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से वो चल रहा है तो इतना स्पीड में चल रहा है कि लग रहा है कि जैसे कि किसी को बुढ़ेला पार कर देगा। ठीक है, आप एरोप्लेन को देख लीजिए, एरोप्लेन जो है वो जब रनवे पर चल रहा है तो रनवे पर देखते हैं कितना मतलब 700-800 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार से चलता है, तो इतना स्पीड में चलता है कि यहाँ से दिल्ली पहुँचाना है उसको, दिल्ली जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, 45 से 50 मिनट में पहुँचा देता है। ठीक है, तो इतना स्पीड में वो चलता है, जबकि ट्रेन है जो 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा लेता है पटना से दिल्ली में। तो क्या है वो जो हमारा स्पीड है उतना जो छोटा स्पीड है इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा स्पीड है। ये क्या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, मतलब पूरा 1 सेकंड में मान के चलिए कि भारत कितना, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट से लेके ईस्ट तक, तो उसको तो पार करने में कुछ टाइम ही नहीं लेगा, सेकेंड का 100 से भी नीचे वाला हिस्सा में इसको पार कर देगा। ठीक है, अब है कि इसका स्पीड अगर हम घंटा में कैलकुलेट करें तो घंटा में कितना होगा, तो अगर घंटा में हम इसका स्पीड कैलकुलेट करेंगे कि कितना के रफ्तार से घंटा में भाग रहा होगा, तो लाइट को देखिए कितना के रफ्तार से घंटा में भाग रहा होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चल रहा है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और एक घंटा में कितना सेकंड होता है 3600। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 5 2 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर चल रहा है। 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर, बताइए इतना स्पीड से वो चल रहा है, तब भी जो है ना इसको जो है 8 मिनट लग जाता है अर्थ पे पहुंचने में। मतलब ये जो है 1 अरब 8 करोड़ किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चलता है, तो 8 मिनट लगता है इसको अर्थ में पहुंचने में। बताइए कि अर्थ और जो है सन का दूरी कितना है, तो अर्थ और सन का दूरी जो है हमारा है, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर है। अर्थ और सन के बीच का हमारा दूरी कितना है 1500 लाख किलोमीटर कहिए या 15 करोड़ किलोमीटर कहिए, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमारा जो है अर्थ सन से। तो उस दूरी को कवर 8 मिनट में करता है अर्थ, और कितना भयंकर स्पीड से चलता है भाई, इतना भयंकर स्पीड से कि 1 अरब 8 करोड़ प्रति घंटा का स्पीड से चल रहा है। चलिए उतना तो याद नहीं रहेगा, उतना बड़ा चीज़ हो जाता है, तो दिमाग में ही रखिए कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ लाइट है जो ट्रैवल करता है, और उस रफ्तार से जब चलता है तो 8 मिनट लगाता है ये अर्थ के सरफेस पे पहुंचने में। अर्थ जो है दूर है 15 करोड़ किलोमीटर सन से। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा।